गरीब का नसीब। सुखिया की पत्नी ने हफ्ते पहले ही एक लड़की को जन्म दिया। उसको देख देख कर परेशानी से उसका सर फटा जा रहा था। अपनी परेशानी वो अपनी बीवी से नहीं छुपा सका और वो उसको बोलता है, ये 3 बच्चे पहले से ही है। मैं ठहरा दिहाड़ी वाला मजदूर, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पा रहा हूँ, लेकिन अब कैसे पालूंगा इन सारे बच्चों को। सुखिया की बीवी के पास उसकी परेशानी का कोई हल नहीं था, तो वो उसे क्या जवाब देती। वो कभी अपनी बेटी को देखती और कभी सुखिया को। सुखिया अपनी झोपड़ी के बाहर आकर बैठा था। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक बहुत धनी आदमी उतरता है। उसका नाम निरंजन लाल था। वो सुखिया के पास जाता है। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? निरंजन की बात सुनकर सुखिया उसे बड़ी ध्यान से देखने लगा और उसे बोलता है, कन्या? हाँ, कुछ ही दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन इस बात का पता आपको कैसे चला? अरे ये बात जनती थोड़ी है। वैसे क्या तुम उस कन्या को मुझे दे सकते हो? क्या आप मेरी बेटी को लेना चाहते हैं? हाँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं उस कन्या को गोद लेना चाहता हूँ। सुखिया फिर से निरंजन को घूर घूर कर देखने लगा। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। मेरी जब से ये बेटी हुई है तब से मैं इसकी पालन पोषण की चिंता में हूँ। आप मेरे लिए किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास रहेगी तो इसका भविष्य बन जाएगा, मेरे पास रहेगी तो खाली पेट और बीमारियां ही इसकी किस्मत में आएंगी। और सुखिया अपनी पत्नी को समझाकर अपनी बेटी को निरंजन लाल को सौंप देता है। निरंजन ने उसे ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। आगे जाकर रास्ते में एक नदी आती है और निरंजन पुल पर गाड़ी रोक लेता है और बच्ची के साथ गाड़ी से निकलता है। आज मैं अपने बेटे का भाग्य बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भाग्य में लिखा है वो उसके साथ घटित हो। ऐसा बोलकर निरंजन उसे नदी में फेंक देता है। कुछ दिन पहले की बात है। निरंजन एक ज्योतिषी के पास जाता है और उसे अपनी बेटी की कुंडली दिखाता है। निरंजन उस ज्योतिषी की हर बात मानता था, क्योंकि आज तक उसने जो कहा निरंजन के जीवन में वैसा ही हुआ था। इसलिए निरंजन अपना व्यापार से लेकर घर तक के सभी निर्णय ज्योतिषी से पूछकर ही लिया करता था। निरंजन जी, आपके बेटे का विवाह एक मजदूर की बेटी से होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मैं किसी मजदूर की बेटी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इसका कोई तो उपाय होगा। इसका केवल एक ही उपाय है। और वो जोशी अपनी विद्या से उस लड़की का पता बताता है। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो बच्ची पानी के बहाव के साथ बहती जा रही थी और नदी के किनारे एक मछुआरन जिसका नाम सावित्री था, वो पानी में जाल डालकर मछलियों को फांसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली पकड़ने में नहीं आ रही। तभी सावित्री की नजर बहती हुई बच्ची पर पड़ती है, जो बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इसे पानी में फेंक दिया? अरे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? सावित्री उस बच्ची को पानी से निकालती है और अपने गले से लगा लेती है। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी। अरे क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? भूख लगी है क्या तुझे? अरे बेटा रोते नहीं। सावित्री के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब वो उस बच्ची को अपने घर लाकर पालने लगी थी। अब वो ही उसकी माँ थी। उसने उस बच्ची का नाम कविता रखा और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब कविता 22 साल की हो गई थी। इस बीच सावित्री की मृत्यु हो गई थी। उधर निरंजन लाल का बेटा अमित भी जवान हो गया था और एक दिन वो नाव की सवारी करने लगा। अरे ये आज एकदम से मौसम कैसे खराब हो गया! और जोरों से आंधी तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण उसकी नाव डूब गई। अमित पानी के बहाव के साथ बह रहा था। नदी के दूसरी तरफ कविता मछली पकड़ रही थी और तभी उसकी नजर अमित पर पड़ती है। अमित पानी के बहाव के सहारे नदी के किनारे पहुंच जाता है। अमित को जब होश आता है तो वो कविता के घर में होता है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? आप नदी में डूब रहे थे। और कविता उसको सारी बात बताती है। कविता की बात सुनकर अमित को उससे प्रेम होने लगता है और वो अपनी प्रेम का इजहार कविता से कर देता है। कुछ दिनों के बाद वो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अमित कविता को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। तुमने इस लड़की से शादी कर ली, इसका कुल क्या है और खानदान क्या है?
तब कविता अपने जीवन की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निरंजन लाल अपना सर पीट लेता है और मन ही मन में सोचने लगता है, हे भगवान, 22 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये जीवन में आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस मजदूर की बेटी को मैं अपने घर की बहू बनने नहीं दूंगा। कुछ दिनों के लिए अमित शहर से बाहर चला जाता है और उसके पीछे उसके पिता कविता से बहुत चिंतित स्वर में कहते हैं, बेटी, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी या फिर मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डालोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने बेटे की कुंडली ज्योतिषी बाबा को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि अगर तुम दोनों एक साथ रहे तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। ज्योतिषी बाबा की आज तक कोई भी बात गलत नहीं हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कविता निरंजन लाल की बात मानकर वो शहर छोड़कर चली जाती है। कविता कई दिनों तक गांव-गांव भटकती रहती है और चलते चलते वो बेहोश हो जाती है। कविता को जब होश आता है तो वो एक सपेरे के घर में थी, जो सांप का खेल दिखाकर अपने घर का गुजारा करता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब कविता उसे अपनी सारी बात बताती है। उसे सुनकर सपेरा बोलता है, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। अब कविता सपेरे से सांप का खेल देखने की कला के साथ साथ सांप को कैसे पकड़ते हैं और उसके जहर के काट से मंत्रों को भी बहुत ही कम समय में सीख लिया था। बेटा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैंने अपना पूरा जीवन सांपों के जहर की काट और मंत्रों को सीखने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया। समय हवा के पंख लगाकर बीतने लगा। तभी एक दिन निरंजन लाल और अमित उसी गांव के पास अपने दोस्त की शादी में आए हुए थे। अमित कविता की याद में गांव में घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक सांप काट लेता है। तभी निरंजन और गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। बाबूजी, साथ के गांव में मोहन नाम का एक सपेरा रहता है, वही आपके बेटे को बचा सकता है। आप इसे जल्द ही उसके पास ले जाओ। निरंजन अमित को लेकर सपेरे के घर के बाहर पहुंचता है। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, इसकी जान बचा लीजिए। आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा आपको दूंगा। जान बचाना तो हमारा फर्ज है, इसके लिए हम किसी से पैसे नहीं लेते। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। तभी कविता वहां आ जाती है। निरंजन लाल जैसे ही उसे देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कविता जैसे ही अमित को इस हालत में देखती है वो भागकर जंगल से जड़ी बूटी लाती है और अमित को लगा देती है। जब अमित को होश आया तो कविता, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि मेरे जाते ही तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही कविता ने अपने ससुर को देखा तो निरंजन लाल ने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर कविता का, क्योंकि मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश की। और निरंजन लाल उन दोनों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अमित को अपने पिता से घृणा होने लगती है। लेकिन कविता के समझाने पर वो उसे माफ कर देता है और अब वो दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। जादुई आंवले का पेड़। ये कहानी आलोक नाम के एक लड़के की है। आलोक अपने माता पिता के साथ गांव के थोड़ा दूर एक घाटी पर रहता था। आलोक पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटकर बेचा करता था, उसी से उसका घर चलता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। आलोक अपने माता पिता को सब सुख सुविधा देना चाहता था। एक रात जब आलोक अपने माता पिता के साथ घर पर सोया था, तभी अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और उन तेज हवाओं से उनकी झोपड़ी में दरारें आ जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर जा रही थी। घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इधर आलोक के बीमार पिता ठंड से कांप रहे थे।
सुमित्रा अपना कंबल उठाकर अपने पति के ऊपर उड़ा देती है। आलोक अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। आलोक के पिता बहुत समय से बीमार रहते थे। आलोक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा सके। मैं कितना नालायक बेटा हूँ, इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवा सकता। मुझे कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने ही होंगे। अगली सुबह आलोक सुबह जल्दी उठ जाता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। आज वो हर रोज से पहले जंगल में आ गया था। आलोक को लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो जाती है। लगातार लकड़ियां काटते काटते वो बहुत थक गया था। बहुत भूख लगी है, काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। आलोक जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक आंवले के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, आंवले का पेड़, इस पर तो कितने सारे आंवला लगे हैं। आलोक जल्दी से जाता है और एक आंवला तोड़कर खाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। आंवला खाते ही आलोक बहुत ताकतवर हो जाता है और उसका शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। ये कोई साधारण आंवला नहीं बल्कि कोई जादुई आंवला है। तभी तो इसके खाते ही मेरा शरीर इतना ताकतवर हो गया है। मुझे इसे अपने माँ और पिताजी को खिलाना चाहिए। आलोक जल्दी से कुछ आंवले तोड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। आलोक उन आंवले का रस निकालता है और अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी, ये लीजिए, इस रस को पी लो, फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आलोक के पिता जैसे ही उस रस को पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो, अब मेरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। आलोक थोड़ा रस अपनी माँ को भी पिलाता है। बेटा, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया है। आलोक अपने माता पिता को बताता है कि ये आंवले का रस था जो उसे जंगल में मिला था। अब आलोक और उसके पिताजी बिल्कुल ताकतवर बन गए थे। अब आलोक के साथ साथ उसके पिताजी जंगल में लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगे थे। साथ के गांव में सूरज प्रताप सिंह एक राजा रहता था। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। महाराज, मुझसे नंदिनी की ये हालत देखी नहीं जाती। क्या फायदा इतनी धन संपत्ति होने का जब आप अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते। मैंने तो दूर दूर तक सब वैद्यों को बुला लिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसी दिन राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है। जाओ, गांव में ये ऐलान कर दो, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की उससे शादी करवाऊंगा। राजा के सिपाही गांव-गांव में जाकर ये बात को फैला देते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा सूरज प्रताप सिंह की बेटी बहुत बीमार है। अगर कोई उसे ठीक करेगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी की शादी उससे करवाएंगे। आलोक लकड़ियां बेचने बाजार गया था और वो वहां सिपाहियों की बात सुन लेता है। मुझे उस जादुई आंवले से राजकुमारी को ठीक करना ही होगा। आलोक जंगल में जाता है और कुछ आंवले तोड़कर लाता है और उसका अच्छे से रस बनाता है। पिताजी, मुझे आज साथ वाले गांव में जाना है। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसको ये जादुई आंवले का रस देना होगा। हाँ हाँ बेटा, आखिर ये जादुई आंवला तो सबका भला करने के लिए ही है। आलोक राजा के महल जाता है जहाँ पर दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य आए हुए थे और सब राजकुमारी को ठीक करने में असमर्थ थे। महाराज,
अगर ये रस राजकुमारी को पिला दिया जाए तो वो अवश्य ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, अगर तुम्हें लगता है इससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो उसे जल्दी से ये रस पिला दो। आलोक जैसे ही राजकुमारी के मुंह में आंवले का रस डालता है तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई महाराज। राजा बहुत खुश होते हैं। मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मैंने तो बस ये जादुई आंवले का रस जंगल से राजकुमारी के लिए लेकर आया हूँ। राजा आलोक की ईमानदारी देखकर उससे और भी प्रभावित हो जाते हैं। राजकुमारी को भी आलोक एक ही नजर में भा जाता है। तुम एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हो और मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा ही वर चाहिए। उसके बाद राजा बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी आलोक से करवा देते हैं और उसे अपना आधा राज्य भी दे देते हैं। उस जादुई आंवले से आलोक की पूरी जिंदगी बदल गई। अब सब मिलकर उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।